मॉर्निंग एवरीवन, माय सेल्फ आराधना शर्मा। आज हम लोग पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। एक छोटा सा टर्म है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसको हम समझने की कोशिश करेंगे, रटने की कोशिश नहीं करेंगे। कभी भी केमिस्ट्री को रटने की कोशिश नहीं किया जाता है। केमिस्ट्री एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है। इसको हम समझ के आगे बढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि ये है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन इसमें की होता है कि इसमें केमिकल चेंजेस होता है। क्या होता है? केमिकल चेंज होता है। चेंज भी तो दो तरह के होते हैं। चेंज दो होता है, एक केमिकल चेंज होता है और एक फिजिकल चेंज होता है। क्या होता है? एक केमिकल चेंज और एक फिजिकल चेंज। चेंज भी तो दो तरह से होते हैं। अब केमिकल चेंज क्या होता है और फिजिकल चेंज क्या होता है? तो चलिए फिजिकल चेंज लेते हैं हम। मान लीजिए जैसे कि ये मार्कर है, ये मार्कर है ना, इसकी साइज इतनी है। अब हम इसको छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ देते हैं। जब छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ेंगे तो इसकी साइज छोटी छोटी हो जाएगी। तो साइज छोटी हो रही है ना, तो ये फिजिकल चेंज होगा। ठीक, जैसे हम कोई बड़ा सा पेपर का टुकड़ा लेते हैं, ठीक, इसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। ये क्या हो जाता है? ये फिजिकल चेंज होता है। बट जब इसी पेपर के टुकड़े को हम बर्न करेंगे ना, बर्न करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये केमिकल चेंज हो जाएगा। ठीक, तो केमिकल रिएक्शन वो होता है कि जिसमें केमिकल चेंज होता है। मतलब जो सबस्टेंस होते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, उसमें नया सबस्टेंस नई प्रॉपर्टी के साथ फॉर्म होता है। केमिकल रिएक्शन में क्या होता है? नया सबस्टेंस नई प्रॉपर्टी के साथ फॉर्म होता है। इसमें जो एटम्स होते हैं, उनका जो रिएक्टेंट के एटम्स होते हैं, उनका रीअरेंजमेंट होता है। जैसे कि मान लीजिए कोई भी रिएक्शन होता है, जैसे कि एक मान लीजिए A + B, ये रिएक्ट करके C देता है। क्या देता है? C देता है। इसमें A और B क्या हो गए? A और B इसके रिएक्टेंट हो गए, C इसका प्रोडक्ट हो गया। लेकिन इसमें क्या होता है? ये इसमें केमिकल चेंज होता है, इसमें हीट देनी पड़ती है। ठीक, अब हम कैसे ये डिफाइन करेंगे कि हाँ केमिकल चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है? ये भी तो कैसे हम पता करेंगे कि केमिकल चेंज हुआ है या केमिकल, मान लीजिए फिजिकल चेंज है तो कोई चीज़ है उसको हम छोटे छोटे साइज में तोड़ देते हैं तो दिख तो जाता है कि हाँ ये फिजिकल चेंज हुआ है। लेकिन जब केमिकल चेंज होता है तो उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो केमिकल चेंज हुआ है? तो केमिकल रिएक्शन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उसमें 5 होते हैं। एक इवोल्यूशन ऑफ गैस होगा। ठीक, क्या होता है? इवोल्यूशन ऑफ गैस होता है। जैसे कि मान लीजिए आप जिंक का ग्रेन्यूल्स लेते हैं। ठीक, जिंक का ग्रेन्यूल्स लेते हैं और जिंक के ग्रेन्यूल्स पे हम H2SO4 का सोल्यूशन हम जब डालते हैं, H2SO4 का जब सोल्यूशन डालते हैं तो यहाँ पे जिंक सल्फेट बनता है प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। ये हाइड्रोजन गैस यहाँ निकल रहा है ना, इससे ये क्लियर हो रहा है कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस निकलता है। जैसे लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 हम लेते हैं, इसको जब हम हीट करते हैं तो ये क्या बनता है? CaO + CO2। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो इवॉल्व होता है। दैट मीन्स यहाँ पे केमिकल रिएक्शन प्रोसीड और केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तभी तो यहाँ पे गैस निकल रहा है। और सेकेंड क्या होता है? PPT का फॉर्मेशन। PPT दैट मीन्स प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन ऑफ PPT। फॉर्मेशन ऑफ PPT क्या होता है? PPT एक सॉलिड होता है। क्या होता है? एक सॉलिड होता है। जैसे कि मान लीजिए आप कोई एक ग्लास लेते हैं, ठीक, ग्लास लेते हैं, इसमें इतना वाटर ले रखते हैं। अब हम इसमें नमक डालेंगे। ठीक, नमक को जब हम इसमें ऐड करेंगे, साल्ट को, हम क्या ऑब्जर्व करेंगे? पहले देखेंगे कि पहले जब इसमें नमक को डालते हैं तो ये इसमें घुल जाता है। उसके बाद एक ऐसा सिचुएशन आता है, एक ऐसा टाइम आता है कि जो साल्ट रहता है वो नीचे सॉलिड के फॉर्म में इकट्ठा हो जाता है और ऊपर वाटर हो जाता है।
तो इसी को हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेट कहते हैं। जैसे पोटेशियम आयोडाइड को हम अगर लेंगे, क्या पोटेशियम आयोडाइड को हम लेंगे, पोटेशियम आयोडाइड में अगर हम लेड नाइट्रेट के सॉल्यूशन को डालते हैं तो इसमें क्या होता है? लेड नाइट्रेट में इसमें जो होता है लेड आयोडाइड का प्रेसिपिटेट मिलता है हमको। ये रिएक्शन होता है पोटेशियम आयोडाइड के सॉल्यूशन में जब हम लेड नाइट्रेट को डालते हैं। पोटेशियम आयोडाइड में जब हम लेड नाइट्रेट को डालते हैं तो हमको क्या मिलता है? लेड आयोडाइड का प्रेसिपिटेट मिलता है। इससे ये क्लियर होता है कि ये केमिकल रिएक्शन प्रोसीड हुआ है, ये केमिकल रिएक्शन प्रोसीड हुआ है। उसके बाद थर्ड क्या आता है? एक हो गया इवोल्यूशन ऑफ गैस, सेकेंड हो गया फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, और थर्ड हो गया कलर चेंज ऑफ कलर। उसके बाद हो गया चेंज ऑफ कलर के साथ ही चेंज ऑफ हीट, चेंज ऑफ टेम्परेचर, ठीक। उसके बाद 4 और 5th नंबर पे क्या आता है? चेंज ऑफ स्टेट। क्या होता है? चेंज ऑफ स्टेट। कलर के चेंज को कैसे हम लेते हैं? आइडेंटिफाई करेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुआ कि नहीं हुआ। जैसे हम पोटेशियम परमैंगनेट के सॉल्यूशन को एक टेस्ट ट्यूब में लेते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट दैट मीन्स आप सभी लोग जानते होंगे पोटेशियम परमैंगनेट यानी कि KMnO4। पोटेशियम परमैंगनेट के सॉल्यूशन को एक टेस्ट ट्यूब में लेते हैं, उसमें लेमन जूस। अब लेमन जूस में कौन सी एसिड होती है? लेमन जूस में सिट्रिक एसिड होती है। कौन सी एसिड होती है? सिट्रिक एसिड होती है, ठीक। तो जो पोटेशियम परमैंगनेट किस कलर का होता है? पोटेशियम परमैंगनेट पर्पल कलर का होता है। कौन से कलर का होता है? पर्पल। जब हम पोटेशियम परमैंगनेट को एक टेस्ट ट्यूब में लेंगे और उसमें हम लेमन जूस को ड्रॉप वाइज जब हम उसमें ऐड करेंगे तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि ये जो पर्पल कलर का पोटेशियम परमैंगनेट था इसका कलर डिसअपीयर हो जाता है और ये कैसा हो जाता है? ये कलरलेस के फॉर्म में हो जाता है। क्या हो जाता है? कलरलेस के फॉर्म में जाता है। जिससे ये क्लियर होता है कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन प्रोसीड हुआ है, केमिकल रिएक्शन हुआ है, क्योंकि इसका कलर जो होता है वो चेंज हो जाता है। अब बात आती है टेम्परेचर की, चेंज इन टेम्परेचर। जैसे केमिकल रिएक्शन जब होता है, केमिकल रिएक्शन तो उसमें हीट देनी पड़ती है। हीट होता है ना, जैसे कि चेंज इन टेम्परेचर। क्या था? चेंज इन टेम्परेचर। जब कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है, जैसे कि मान लीजिए आप जिंक के ग्रेन्यूल्स को लेते हैं, ठीक। क्या? जिंक के ग्रेन्यूल्स को लेंगे और इसको जब हम H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इसको ऐड करते हैं तो रिएक्शन का जो टेम्परेचर होता है उसमें चेंजिंग होता है। रिएक्शन के टेम्परेचर में क्या होता है? चेंजिंग होता है, जिससे क्लियर होता है कि केमिकल रिएक्शन यहाँ पे हुआ। उसके बाद से होता है 5th नंबर होता है चेंज इन स्टेट। क्या? चेंज इन स्टेट, दैट मीन्स स्टेट। स्टेट मतलब उसकी अवस्था। अब स्टेट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो स्टेट क्या होता है? एक सॉलिड स्टेट होता है, लिक्विड होगा और गैस होगा, और 4th पे क्या होगा? एक्वस स्टेट होगा। 4th पे क्या होगा? एक्वस स्टेट होगा। जैसे कि हम यहाँ पे लेते हैं हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ये रिएक्शन करके क्या बनाता है? H2O। अब हाइड्रोजन किस स्टेट में रहता है? हाइड्रोजन तो गैसियस फॉर्म में रहता है ना, और ऑक्सीजन कैसा होता है? ऑक्सीजन भी गैसियस फॉर्म में होता है। लेकिन जब ये रिएक्ट करता है तो ये वाटर का फॉर्मेशन होता है, और जब वाटर का फॉर्मेशन होता है तो वाटर किस स्टेट में होता है? वाटर तो लिक्विड स्टेट में होता है। किसमें होता है?
लिक्विड स्टेट में होता है। इसी तरह से अगर हम लेते हैं जिंक के ग्रेन्यूल्स को लेंगे और सल्फ्यूरिक एसिड को लेंगे और ये जब रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, जिंक सल्फेट बनाएगा प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगा। तो इसमें ये क्या है, ये जिंक किस फॉर्म में होता है, जिंक तो सॉलिड स्टेट में है और ये H2SO4 किस फॉर्म में होता है, किस स्टेट में होता है, ये तो एक्वस पे होता है कि नहीं होता है, गेटिंग माय पॉइंट। तो जब ये इसे रिएक्ट करता है तो जो जिंक सल्फेट बनेगा, प्रोडक्ट में जिंक सल्फेट बनता है, ये किस स्टेट में होता है, ये एक्वस में होता है। और हाइड्रोजन कैसा होगा, हाइड्रोजन तो गैस के फॉर्म में रिलीज होगा। क्लियर हुआ कि नहीं, कि जब हम जिंक के ग्रेन्यूल्स में H2SO4 ऐड करेंगे, रिएक्ट कराएंगे तो जिंक सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगा। इससे ये पांच तरह से ये क्लियर होता है कि केमिकल रिएक्शन आकर हुआ है, केमिकल रिएक्शन प्रोसीड हुआ है। अब बात आती है केमिकल रिएक्शन हो तो गया, केमिकल रिएक्शन हो तो गया, अब केमिकल रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं बैलेंस है, ठीक, केमिकल रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं बैलेंस है, तो हम देखेंगे क्या, बैलेंस रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में कोई भी मतलब नाइदर क्रिएटेड ना डिस्ट्रॉय, मतलब ना तो कुछ नया बनता है, नए एलिमेंट का फॉर्मेशन होता है, ना ही कोई एलिमेंट डिस्ट्रॉय होता, बस उसका रीअरेंजमेंट होता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, उसको मास ऑफ कंजर्वेशन भी कहते हैं। तो सिर्फ ये क्या होता है, रीअरेंजमेंट होता रहता है एटम्स का। तो बैलेंस रिएक्शन में हम क्या करेंगे कि कुछ ना तो बनेगा, जैसे कि अगर मान लीजिए हम इसमें लेते हैं जिंक सल्फेट, क्या लेते हैं, जिंक सल्फेट, और हम इसको H2SO4 से रिएक्ट कराते हैं, किससे रिएक्ट कराते हैं, H2SO4 से हम इसको रिएक्ट कराते हैं, तो ये क्या बनता है, ZnSO4 प्लस H2 बनता है कि नहीं बनता है। तो यहाँ पे हम ये कैसे हम ये क्लियर करेंगे कि ये रिएक्शन बैलेंस रिएक्शन है कि अनबैलेंस रिएक्शन है। तो इसको देखने के लिए हम इसमें नंबर ऑफ जिंक एटम को देखेंगे। पहले नंबर ऑफ जिंक एटम, इसमें रिएक्टेंट में नंबर ऑफ जिंक एटम 1 है और हाइड्रोजन का कितना, हाइड्रोजन का नंबर ऑफ एटम यहाँ हम लिख देते हैं, नंबर ऑफ एटम जिंक का 1 है और इसमें हाइड्रोजन का कितना है, 2 है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 है ना। और हम अब प्रोडक्ट को देखते हैं, इसमें जिंक एटम कितना है, नंबर ऑफ जिंक एटम इसमें भी 1 है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 है और हाइड्रोजन 2 है। अब हम देखेंगे यहाँ पे भी जिंक 1 है, यहाँ पे भी जिंक 1 है, हाइड्रोजन यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। इसी तरह से हम देखेंगे कि जितने नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट में थे उतने ही नंबर ऑफ एटम एलिमेंट के प्रोडक्ट में फॉर्म हुए, यानी कि ये सिर्फ रीअरेंजमेंट हुआ है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, न कि न क्रिएट हुआ है न डिस्ट्रॉय हुआ है। केमिकल रिएक्शन में कुछ डिस्ट्रॉय नहीं होता है न क्रिएट होता है, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होता है, ये एटम्स का रीअरेंजमेंट होता रहता है। तो ये हुआ है, दैट मीन्स यहाँ नंबर ऑफ एटम्स जो जिंक का, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन का है ये इक्वल है प्रोडक्ट में, इक्वल है ना। इसका मतलब ये क्लियर होता है कि ये रिएक्शन बैलेंस रिएक्शन है। कैसा रिएक्शन है, बैलेंस रिएक्शन है। अब बात आती है अनबैलेंस रिएक्शन की। अनबैलेंस रिएक्शन, अनबैलेंस रिएक्शन में जैसे कि हम लेते हैं H2 प्लस O2, ये रिएक्ट करके क्या बनाता है, वाटर का फॉर्मेशन करता है, H2O, H2O बनाता है ना। तो यहाँ पे हम देखेंगे नंबर ऑफ एटम्स में, नंबर ऑफ एटम, हाइड्रोजन के कितने एटम, यहाँ पे 2 है, ऑक्सीजन कितना है, 2 है, और यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है। दैट मीन्स अगर ऑक्सीजन यहाँ 1 है और यहाँ 2 है, यानी कि ये रिएक्शन बैलेंस रिएक्शन नहीं है। बैलेंस नहीं है तो फिर क्या है, अनबैलेंस रिएक्शन है। अब बात आती है जो रिएक्शन अनबैलेंस रिएक्शन है, उस रिएक्शन को बैलेंस कैसे किया जाए। तो बैलेंस करने के लिए
देखते हैं। अब हम सीखेंगे कि रिएक्शन को बैलेंस कैसे किया जाए। ठीक, तो जैसे कि देखिए H2 प्लस O2 गिव्स H2O। ऐसा नहीं है कि अगर यहाँ पे ऑक्सीजन का एक एटम है तो हम इसको ऐसा नहीं कर सकते H2 प्लस O गिव्स H2O। ऐसा तो हम बिल्कुल नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन जो है एक डायएटॉमिक मॉलिक्यूल है। ऑक्सीजन क्या है? डायएटॉमिक मॉलिक्यूल है। इसको हमेशा O2 ही लिखेंगे, कभी हम इसको सिंगल O नहीं लिख सकते हैं। तब हम रिएक्शन को बैलेंस कैसे करेंगे? तो रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं? नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? 2 है और यहाँ पे 1 है। अगर हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, अगर हम कितने से 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दैट मीन्स ये यहाँ पे ऑक्सीजन 2 हो गया और यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2 हो गया। अब देखेंगे यहाँ पे 2 2 4, यानी कि हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है और यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है। अगर हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए, दैट मीन्स 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O। अब नंबर ऑफ एटम्स को हम कैलकुलेट करेंगे तो हाइड्रोजन के कितने हो गए? यहाँ 4 हो गए, यहाँ 2 हो गए और यहाँ पे हाइड्रोजन 4 हो गए, ऑक्सीजन 2 हो गए। दैट मीन्स ये इक्वल नंबर हो गया, जितना रिएक्टेंट में था उतना ही प्रोडक्ट में हो गया। दैट मीन्स ये रिएक्शन कैसा हो गया? ये बैलेंस रिएक्शन हो गया। क्या हो गया? बैलेंस रिएक्शन हो गया। अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्या पढ़ेंगे? टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन मतलब कि केमिकल रिएक्शन कितने तरह से हो सकते हैं। ठीक, केमिकल रिएक्शन कितने तरह से हो सकते हैं, इसके बारे में हम 1 बाय 1 देखेंगे। बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस एकदम रिलैक्स होकर के पढ़ने की ज़रूरत है। इसमें देखिए फर्स्ट क्या होता है? फर्स्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकेंड क्या है? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या है? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्ड क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फोर्थ क्या है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और फिफ्थ क्या है? रिडॉक्स रिएक्शन। क्या है? रिडॉक्स रिएक्शन। यानी कि जो केमिकल रिएक्शन है वो कितने तरह का है? 5 तरह के होता है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन। तो कितने तरह के हो गए? 5 तरह के हो गए। आप लोग एकदम घबराने की जरूरत नहीं, बिल्कुल अपना जोश लेवल जो एकदम हाई रख के पढ़ने की जरूरत है। ठीक, जिससे जो भी पढ़ाया जाए एकदम समझने की जरूरत है, खेल खेल में मजे के साथ एंजॉय करके पढ़िए। ठीक, तो अब हम इसमें 1 बाय 1 देखेंगे। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक, कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब कंबाइन करना, जिसमें 2 और मोर सब्सटेंस कंबाइन करके एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। वो कौन सा रिएक्शन होता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है। सिंपल सी बात। जैसे कि देखिए H2 प्लस O2 गिव्स करके H2O बनाता है ना। यहाँ पे एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन दोनों कंबाइन किया और एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ H2O। प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया। यहाँ पे 2 सब्सटेंस, एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, दोनों को जब कंबाइन करते हैं तो ये H2O का फॉर्मेशन होता है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। और सेकंड की बात अगर हम करते हैं तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? ये एकदम कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जस्ट उल्टा होता है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है?
कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जस्ट उल्टा होता है। मतलब डिकम्पोजिशन से ही क्लियर है कि टूटना, मतलब एक जो रिएक्टेंट है वो दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट में, दो या दो से ज़्यादा सबस्टेंस में टूट जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे हम लेंगे कैल्शियम कार्बोनेट, बहुत इंपॉर्टेंट ये इक्वेशन होता है कैल्शियम कार्बोनेट। इसको जब हम हीट देते हैं, हीट देंगे ना, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में ये टूट जाता है। मतलब ये एक सबस्टेंस है कैल्शियम कार्बोनेट, इसको जब हम हीट दिए ये दो सबस्टेंस में ब्रेक डाउन हो जाता है, CaO और CO2 में, ठीक। तो इसको हम क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब थर्ड आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर है, डिस्प्लेसमेंट मतलब एक को उसकी जगह से हटा दो और कोई दूसरा आके उस जगह पे बैठ जाए, उसी को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं ना। मतलब कि जैसे कि यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे ए बी कोई दो दोस्त हैं, ठीक, और इसके साथ एक C आ जाता है, ठीक, और इसको ये जो C है ये A से ज़्यादा पावरफुल है, क्या है, A से ज़्यादा पावरफुल है। तो ये कहता है ऐसा, भाई साहब आप यहाँ से हट जाओ और हम यहाँ पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे ये C B से रिएक्ट कर जाता है और A को अलग कर देता है, A को अलग कर देता है और C यहाँ आ जाता है। यानी कि ये इसके प्लेस से इसको डिस्प्लेस कर दिया। ये रिएक्शन क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। कौन सा रिएक्शन हो गया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे कि CuSO4 कॉपर सल्फेट को हम लेते हैं और हम इसके साथ आयरन का तो नाम आप लोगों ने सुना ही होगा, आयरन को लेते हैं, ठीक। इसको जो हम रिएक्ट कराते हैं, ये आयरन जो भाई साहब हैं ये कहते हैं ऐसा है, आप यहाँ से हट जाइए और हम यहाँ पे रहेंगे। तो यहाँ पे ये FeSO4 बन जाता है और ये कॉपर हो जाता है, ठीक। यानी कि ये जो आयरन है वो कॉपर को इसके जगह से हटा देता है और अपने वहाँ पे शिफ्ट हो जाता है। दैट मीन्स क्या हो गया, ये कौन सा रिएक्शन हो गया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कि इसके एक के जगह को उसके जगह से हटा दो और दूसरा कोई आके उसकी जगह पे बैठ जाए, तो कौन सा रिएक्शन हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। अब हम देखेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का क्या मतलब होता है, मतलब कि इसमें सिर्फ एक ही नहीं कहेगा कि तुम हट जाओ हम तुम्हारी जगह पे बैठेंगे, दूसरा भी कहेगा कि हम तुम्हारी जगह पे बैठेंगे। जैसे कि अगर मान लीजिए अगर हम AB को CD से रिएक्ट कराते हैं, ठीक, इसको AB को CD से, तो ये C को रिप्लेस कर देगा, AD बना देगा, और C इसको रिप्लेस कर देगा, BC बना देगा। यानी कि यहाँ पे दो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना, एक A का हो रहा है, एक C का हो रहा है। इसको हम क्या कहेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हम देखेंगे AgNO3 को हम किससे रिएक्ट कराएंगे, NaCl से अगर हम रिएक्ट करा देते हैं तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, NaNO3 बन जाएगा प्लस AgCl हो जाएगा। यहाँ पे सोडियम भी डिस्प्लेस हो रहा है और Ag भी हो रहा है। ये क्या हो गया, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। ये कैसा रिएक्शन हो गया, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। अब लास्ट आता है रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स
रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन मतलब क्या होता है? ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक ही रिएक्शन में होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। अब ऑक्सीडेशन क्या होगा और रिडक्शन क्या होता है? अब दो बात आ गई, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन दैट मीन्स होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। मतलब इसको दो तरह से पहचानते हैं। ऑक्सीडेशन को हम कैसे पहचानते हैं? या तो वहाँ पे ऑक्सीजन का एडिशन हो या तो हाइड्रोजन का रिमूवल हो। और रिडक्शन में क्या होता है? या तो एडिशन हो, किसका? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एडिशन हो, और रिमूवल किसका हो? ऑक्सीजन का रिमूवल हो, तो हम उसको क्या कहेंगे? रिडक्शन कहते हैं। तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एकदम जस्ट अपोजिट होते हैं एक दूसरे के। अब इसी से यहीं पे आप समझ लीजिए कि जो ऑक्सीडेशन होता है, जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसको हम रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। और जिसका रिडक्शन होता है, जिस सब्सटेंस का, उसको हम क्या कहते हैं? उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। क्या कहेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे। जैसे हम एग्जांपल से यहाँ पे समझते हैं। CuO प्लस हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या बनता है? Cu प्लस H2O बनता है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो यहाँ से यहाँ ऑक्सीजन क्या हो रहा है? ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है। यहाँ कॉपर के साथ ऑक्सीजन है, तो यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है। और यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ ऐड हो रहा है ना, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है। क्या है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है। तो अभी हम क्या बताएं कि जहाँ पे ऑक्सीजन का एडिशन होता है, ऑक्सीजन का एडिशन होता है, दैट मीन्स क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। और यहाँ पे ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ये रिडक्शन हो रहा है यहाँ पे कॉपर का। तो यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो अभी हम बात किए थे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट की। तो जिसका रिडक्शन होता है, जैसे कि इस रिएक्शन में यहाँ पे इसका रिडक्शन हो रहा है, तो रिडक्शन हो रहा है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह कार्य करेगा। किसकी तरह से वर्क करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करेगा। और यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, दैट मीन्स ये क्या करेगा? ये रिड्यूसिंग एजेंट के लिए काम करेगा, ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? एक और रिएक्शन देखते हैं, जैसे ZnO प्लस C गिव्स Zn प्लस Cu, कार्बन मोनोऑक्साइड। यहाँ पे देखिए Zn के साथ ऑक्सीजन है और यहाँ पे इस कार्बन के साथ ऑक्सीजन है, यानी कि यहाँ पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है। जब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है, दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। और यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है, दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक, आई होप ये टर्म आप लोग को समझ में आया होगा, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और पूरा केमिकल रिएक्शन। ठीक, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।